हेलो एवरीवन। तो आज हम एक और न्यू टॉपिक के साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर जो डायनेमिक्स मैथमेटिक्स है, जिसे गति विज्ञान गणित बोला जाता है, उसके एक टॉपिक प्रक्षेप्य गति के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जो बीएससी सेकेंड ईयर है उसमें दो बुकें मेरे पास चलती है, जिसमें फर्स्ट स्टैटिक्स और सेकेंड डायनेमिक्स, जिसे गति विज्ञान गणित कहा जाता है। और उसी गति विज्ञान गणित का एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर प्रक्षेप्य गति के बारे में हम यहाँ जानकारी इकट्ठा करेंगे। वैसे ये जो प्रक्षेप्य गति है, कक्षा 11 की फिजिक्स की जो बुक है उसमें हमने अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप यहाँ पर हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि बीएससी सेकेंड ईयर में प्रोजेक्टाइल मोशन के जो लॉजिक, जो फैक्ट है, वो क्या हमसे कहना चाह रहे हैं। तो क्या होता है प्रक्षेप्य? मान लो कोई भी पिंड मेरे पास उपस्थित है और उस पिंड को अगर मैं कुछ वेलोसिटी या फिर वेग देकर हवा में फेंकूं तो वह एक पथ का क्या करता है, अनुसरण करता है। और जो पथ होगा और इस प्रकार की जो गति होगी, उस गति को ही हम क्या बोलेंगे, प्रक्षेप्य गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। तो एक प्रैक्टिकल के द्वारा हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करते हैं कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। मान लो मेरे पास ही क्या है, कोई बॉडी है, कोई पिंड है मेरे पास, क्योंकि जो भी टॉपिक्स है मेरे पास ये फिजिक्स के हैं और इनको प्रैक्टिकली समझा जा सकता है। मान लो ये कोई पिंड है मेरे पास। अब इस पिंड को मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो इसका वेग है वो वेग कितना है, 0 वेग है। अब मैं इसको कुछ वेलोसिटी देकर, कुछ वेग देकर इसको क्या करूँगा, फेंकता हूँ। तो जो एनालाइज हमें होता है वो देखते हैं यहाँ पर। जैसे कि ये बॉडी है मेरे पास, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे मैंने इस बॉल को फेंका, तो आप देखो यहाँ पर इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फेंक रहा हूँ। तो ये बॉल को मैंने जब फेंका तो इसने क्या किया, एक पथ का अनुसरण किया, एक पथ यहाँ पर क्या किया, इसने ड्रॉ किया। तो जो भी पथ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार की जो गति होगी, क्योंकि ये देखो इस तरीके का जो क्या कर रहा है, पथ ड्रॉ कर रहा है। तो बोर्ड पर इसको समझते थोड़ा बहुत। मान लो मेरे पास कोई ये समतल है और यहाँ पर कोई ये बॉडी रखी हुई है। जब मैं इसको कुछ वेलोसिटी देकर हवा में फेंकूँगा तो क्या करेगा, एक परवलय का इस तरीके का मार्ग तय करता हुआ क्या करेगा, पथ तय करता है। और इस प्रकार की जो गति होती है इसे प्रक्षेप्य गति या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। जो पथ मेरे पास आया, इस पथ को परवलयाकार पथ बोला जाता है। जो पथ मेरे पास निकल कर आता है, इस प्रकार का जो पथ है ये परवलयाकार पथ होता है। और इस प्रकार जो गति होती है, पिंड द्वारा जो गति तय की गई, उस तय की गई गति को प्रक्षेप्य या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप्य गति एक परवलयाकार पथ का अनुसरण करती है तथा उसकी नाभि, शीर्ष एवं शीर्षलंब दर्शाइए। जब किसी पिंड को फेंका जाता है तो उसको कुछ वेलोसिटी हमने दी। तो मान लेता हूँ मैं, जो वेलोसिटी मैंने दी उसको u मान ले, क्योंकि प्रारंभिक वेग उसका क्या था, u मान के चलते हम। तथा जो कण हमने फेंका, जो बॉडी मैंने फेंकी, जो पिंड मैंने फेंका, उस पिंड ने कुछ ना कुछ एंगल तो ड्रॉ किया होगा, कुछ ना कुछ कोण तो उसने बनाया होगा। तो मान के चल रहे जनरल रूप में हम वो जो कोण था, उस कोण को हमने कह दिया कि अल्फा कोण से हमने किसी बॉडी को फेंका या फिर किसी पिंड को हमने क्या किया, अल्फा कोण से फेंका। और अल्फा कोण से जब फेंका गया तो उसके द्वारा तय किया गया जो पथ था वो परवलय का पथ मेरे पास हुआ। अब जो पिंड था उसने परवलय पथ ही तय क्यों किया? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण। क्योंकि किसी भी वस्तु को अगर आप हवा में फेंकोगे तो जाहिर सी बात है, जो ग्रेविटी है वो ग्रेविटी उसको क्या करेगी, नीचे की ओर खींचेगी। तो जो गुरुत्वाकर्षण है वो क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा बहुत गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी नॉलेज लेते हैं कि किस तरीके से गुरुत्वाकर्षण काम करता है। तो देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो देखते हैं क्या कहता है आइजैक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित या फिर अट्रैक्ट करता है। इसको समझेंगे अब इस लाइन को कि ये लाइन वास्तव में कहना क्या चाह रही है, लेकिन हमें सिर्फ प्रक्षेप्य में जो न्यूटन का लॉ काम में आएगा उसको हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो प्रत्येक पिंड है एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। अब ये लाइन बताना क्या चाह रही है, जैसे कि मान लो
कि ये कोई पिंड है मेरे पास, ये कोई बॉडी है, तो ये कोई वस्तु होगी, ये कोई पिंड है मेरे पास और मैं भी कोई वस्तु है। तो हम दोनों जो दो बॉडीज़ है, हम दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्यों? क्योंकि इस बॉल का जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल कम है, अत्यंत अल्प है, अति अल्प है। किसकी अपेक्षा? मेरी अपेक्षा। इसलिए हमें ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इस बॉल को तो अभी मैंने पकड़ रखा है, ये स्वतंत्र नहीं है। जैसे ही मैं इस बॉल को स्वतंत्र करता हूँ तो आप देख पा रहे होंगे ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? पृथ्वी की तरफ, अर्थ की तरफ क्या करेगी? अट्रैक्ट होना चालू कर देगी, आकर्षित होना चालू कर देगी। क्योंकि जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो हम दोनों की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है। तो जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था वो यही कहता है कि प्रत्येक पिंड एक दूसरे को आकर्षित करता है। ये दोनों वस्तुएं आप देख पा रहे होंगे, जैसे कि मार्कर और ये बॉल, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा? लेकिन जैसे मैं किसी एक को छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा? पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा, वस्तुएं उसी की ओर अट्रैक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि ये बॉल मेरे से अट्रैक्ट नहीं हो रही, ये बॉल को मैं आकर्षित नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरा द्रव्यमान तुच्छ लगता है पृथ्वी के द्रव्यमान के आगे, क्योंकि पृथ्वी का मास काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी काफ़ी बड़ा है, अर्थ काफ़ी बड़ा होता है और उसका द्रव्यमान काफ़ी बड़ा होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा वस्तु उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। जैसा कि हम प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं कि जैसे कि ये बॉल है और मेरे को देख लो, इस बॉल और मेरे को देख लो, क्योंकि हम दोनों भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरा द्रव्यमान अत्यल्प है। किसकी अपेक्षा? पृथ्वी की अपेक्षा। इसलिए मैं भी पृथ्वी पर खड़ा हुआ हूँ और ये बॉल को अगर मैं स्वतंत्र छोड़ दूँ तो ये भी क्या करेगी? पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट होगी। तो न्यूटन ने बताया कि मान लो दो पिंड मेरे पास उपस्थित है और कुछ भी मान लो, कोई भी दो प्लैनेट्स मान लो जिसका द्रव्यमान m1 m2 है, तथा दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं? विपरीत बल लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, ऑपोजिट लगाएंगे एक दूसरे के, मतलब अट्रैक्ट करेंगे। देखो अट्रैक्ट ही तो हो रहा है, तो विपरीत बल लगा रहे हैं और इनके मध्य की दूरी r है। तो जो न्यूटन आया उन्होंने कहा कि हाँ, अगर इन दोनों प्लैनेट्स के मध्य या दोनों बॉडीज़ के मध्य या दोनों पिंडों के मध्य यदि हम बल की गणना करेंगे तो जो बल मेरे पास निकल कर आएगा g m1 m2 अपॉन r² कुछ ऐसा निकल कर आएगा। उन्होंने कह दिया कि हाँ, अगर कोई भी दो पिंड हमारे पास मौजूद है तो उनके मध्य अगर आपको बल की गणना करनी है तो m1 m2 अपॉन r² इस तरीके से आप बल की गणना कर सकते हो। लेकिन जो न्यूटन आए उन्होंने इस g की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की। उन्होंने इतना सब कुछ दे दिया, 400 वर्षों की जो मेहनत थी, वो 400 वर्षों में जो न्यूटन थे उन्होंने ये फॉर्मूला निकाल कर दिया। न्यूटन से पहले अनेक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ग्रेविटी पर शोध किया, लेकिन कुछ रिजल्ट्स, कुछ परिणाम वो नहीं दे पाए। तो 400 वर्षों की मेहनत में न्यूटन ने F = g m1 m2 अपॉन r² निकाल कर दिया, लेकिन जिसमें भी वो g की वैल्यू नहीं निकाल पाए। उन्होंने सिर्फ g के बारे में इतना बताया कि ये अति अल्प, बहुत ही कम वैल्यू है, लगभग बहुत ही कम वैल्यू है, वो इसका मान एग्जैक्टली नहीं बता पाए। इसके बाद जो g की वैल्यू की गणना की, वो गणना की हमारे पास हेनरी। जिन्होंने g की वैल्यू की गणना की वो थे हमारे पास हेनरी। तो देखना यहाँ पर, हेनरी जो थे वो एक केमिस्ट्रियन थे, रसायन विज्ञान के महान वैज्ञानिक इन्हें माना जाता है, हेनरी को। और केमिस्ट्री वाले ने जी की वैल्यू की गणना की। जो हेनरी थे उन्होंने इस जी की गणना की और बताया कि जो जी का मान है मेरे पास 6.67 इंटू 10⁻11 माइनस के 11, यहाँ पर कोई ना कोई जो जी की वैल्यू होगी वो निकल कर मेरे पास आएगी। तो कितना अच्छा लॉजिक है कि जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जो केमिस्ट्रियन थे, केमिस्ट्रियन फिजिक्स में आ रहे हैं, जो हेनरी थे उन्होंने जी की वैल्यू की गणना की। जबकि हेनरी को केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान में इनको जाना जाता है हाइड्रोजन की खोजकर्ता के नाम से। इन्होंने हाइड्रोजन की खोज की, कि जलने वाली गैस की जो खोज करता है उसके नाम से हेनरी बड़े फेमस है केमिस्ट्री में, क्योंकि जलने वाली गैस का नाम हाइड्रोजन है। ये बात किसने बताई? हेनरी ने बताई, और हेनरी को हाइड्रोजन का खोजकर्ता कहा जाता है। ये एक महान केमिस्ट्रियन थे, रसायन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जी की वैल्यू की गणना की। केमिस्ट्री वालों ने जी की वैल्यू की गणना की। अजीब सा फैक्ट है ये, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि हेनरी ने जी की वैल्यू की गणना की। तो न्यूटन सिर्फ F = g m1 m2 अपॉन r² बता पाए। जी की वैल्यू हेनरी ने दी और वो बताई 6.67 इंटू 10⁻11। तो हम जानते हैं सिर्फ इतना ही हमारे पास प्रक्षेप में गुरुत्वाकर्षण काम आएगा।
तो देखते हैं कि प्रक्षेप को और मोटा मोटा जानते हैं कि प्रक्षेप्य गति होती क्या है। तो प्रक्षेप्य गति हम समझ चुके हैं कि किसी भी पिंड को हवा में फेंका जाएगा तो परवलयाकार पथ तय होगा और इस प्रकार की जो गति होगी वो प्रक्षेप्य गति मेरे पास कहलाएगी। तो उसका जो प्रारंभिक वेग था, किसी पिंड को हम किस वेग से फेंक रहे हैं, यू वेग से फेंक रहे हैं, क्योंकि प्रारंभिक वेग यू मानते हैं हम, और जो कोण है मेरे पास वह अल्फा कोण पर फेंका, तो उसने एक परवलयकार पथ ड्रॉ किया, तो इस प्रकार का जो मोशन हुआ वो प्रक्षेप्य गति मेरे पास कहलाती है। अब मान लो कि जो वस्तु है वो एक फिक्स पॉइंट पर जाएगी, हवा में तो जाएगी ना, फिक्स है ना कि कोई वस्तु को अगर फेंकेंगे हम तो यहाँ पर भी जाएगी वो वस्तु, क्योंकि हवा में फेंकेंगे तो उसका एक निश्चित पॉइंट होगा। तो उस निश्चित पॉइंट से जो धरती है या फिर अर्थ मान के चलो, इसकी जो दूरी होगी वो महत्तम ऊंचाई मेरे पास कहलाएगी, जिसे हम h से दर्शाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन अभी सिर्फ अपन इनको थोड़ा बहुत ऊपर से समझ लेते हैं कि जो क्षैतिज जो महत्तम ऊंचाई होगी मेरे पास, और जो O से लेकर जो A तक की दूरी है कि कितना पथ वह तय करके चल रहा है, तो उसको हम क्षैतिज परास बोलेंगे, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये मेरे पास कोई अर्थ है, धरती है, इसको हमने बता रखा है। तो अब इसके वेलोसिटी के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके वेग में क्या परिवर्तन होगा। तो अब देखो यहाँ पर कि जब किसी वस्तु को हमने फेंका तो उसके वेग में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन एक फिक्स पॉइंट पर उसका जो वेग होगा वो क्या होगा, नियत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर वेग देखो, आप खुद ही देख पा रहे हो कि जो यहाँ पर वेग है वो क्या है, नियत है। लेकिन जैसे ही एक निश्चित पॉइंट पर वो पूछेगा, मैक्सिमम पॉइंट पर वो पूछेगा, तो ग्रेविटी के कारण वो क्या करेगा, नीचे की ओर आना चालू हो जाएगा और उसके वेग में वापस क्या हो जाएगा, परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा। और अगर मैं क्षैतिज परास और अगर मैं यहाँ पर इसका वेग देखूँ तो यहाँ पर इसका जो वेग होता है वो मेरे पास नियत रहता है। आप खुद देख पा रहे हो जो वेलोसिटी है, जो डायरेक्शन है, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि O से लेकर A तक तो वेग अपरिवर्तित है, लेकिन O से लेकर अगर मैं इस पथ की वैल्यू निकालूँ, है ना, इस पथ को अगर मैं T बोल दूँ, उड्डयन काल हम कहेंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो आई होप प्रक्षेप्य गति में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम जानेंगे कि उड्डयन काल, मैक्सिमम हाइट और महत्तम क्षैतिज परास क्या होती है, तथा इनके डेरिवेशंस को हम करना सीखेंगे।